हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। आज इंडियन इको का थर्ड चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन मैं आपके सामने जो डिस्कस कर रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाट आर लैंड रिफॉर्म्स। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, लैंड रिफॉर्म वो होता है जिसके थ्रू हम एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं, और लैंड रिफॉर्म के थ्रू प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का प्रयास गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। So, land reform refers to the reform of changes and agriculture relating to ownership of the holding of land or tenants। कहने का मतलब ये है, जो किसान हैं, जो पीजेंट्स हैं, इनको किस तरीके से मालिकाना हक दिया जाएगा, किस तरीके से इनकी जो पूरी की पूरी स्थिति है इनको बढ़ावा दिया जाएगा, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो जनरली लैंड रिफॉर्म किए जाते हैं ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, और जो फार्मर्स हैं, ठीक है, जो फार्मर्स हैं उनको किस तरीके से आगे लेके आया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गरीब तबका है वो क्या है, आपके फार्मर्स हैं, किस तरीके से उनको बढ़ावा दिया जाएगा, इसके ऊपर फोकस हम यहाँ पर करते हैं। रिलेशनशिप लैंड रेवेन्यू एंड साइज ऑफ द कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग हो चाहे रेवेन्यू का हो, अब सारा का सारा लैंड रिफॉर्म में इसको पढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका आ सकता है 2 या 3 नंबर में, आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, व्हाट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें जो किसान होते हैं वो आपस में मिलजुल कर खेती करते हैं, और क्या करते हैं, सारे के सारे प्रोडक्ट जो उनका प्रोडक्शन हुआ है उसको एक साथ मिला के बेचते हैं ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ सके। और ये भी देखा जाता है क्योंकि जो छोटे छोटे किसान होते हैं वो हैवी मशीनरी को एक्वायर नहीं कर सकते या फिर उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, इसी वजह से साथ मिलकर वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं ताकि बड़ी से बड़ी मशीनरी को भी वो क्या कर सके, अफोर्ड कर सके और अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके। तो आपको समझ आ रहा हो, कोऑपरेटिव करना, वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर में कोऑपरेट करते हैं और प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सके। So, cooperative farming is a system wherein farmers voluntarily pool their resources while cultivating the soil, also the soil. They output connectively the ideas to minimize cost and maximize profit। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सपोर्ट सिस्टम को बढ़ाने के लिए, ताकि जो एक्सटर्नल जो टेक्नोलॉजी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करके प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके अपने प्रॉफिट और जिनका मार्जिनल है उसको बढ़ाया जा सके। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके अपने फार्मर्स को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम यहाँ पर हम कर सकते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंड रिफॉर्म क्या होता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है, दोनों याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशनल। अब क्या है, एक्सपोर्ट हो चाहे इंपोर्ट हो, इसको समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इनको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अपनी डोमेस्टिक मार्केट को समझना, उसके बाद अपने इंपोर्ट को समझना और किस तरीके से अपनी लोकल मार्केट के लिए आपको पूरा का पूरा शेयर बचा के रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाता है। समझते हैं। इट रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स which the country is important for the rest of the world is focusing on the saving of exchange। कहने का मतलब ये है, अब ज़्यादा से ज़्यादा अगर इंपोर्ट करेंगे तो आपको अपना जो फॉरेन रिजर्व वो खर्च करना पड़ेगा, तो किस तरीके से अपने जो सेविंग्स है उसको आप बचाएंगे, जो आपका एक्सचेंज है, फॉरेन रिजर्व है, किस तरीके से उसको बचाएंगे। तो जनरली आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके इंपोर्ट्स हैं उनको विद द हेल्प ऑफ पॉलिसीज उसको मैनेज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। गॉट इट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका इंपोर्ट सब्सटीट्यूशनल, क्योंकि अपने इंपोर्ट को मेंटेन करना, किस तरीके से अपने जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं और इंपोर्ट है इनमें किस तरीके से बैलेंस को क्रिएट करेंगे या फिर इनके बीच का गैप किस तरीके से भरेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बन जाता है। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। हाउ इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डिफाइंड। मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं वो किस तरीके से काम करती हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर एग्जाम्पल लेके देखें इंडिया का, तो देखने को मिलता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, या आप एमएसएमई भी कहते हो, इसमें बहुत से लोग कार्यरत हैं, ठीक है, बहुत से लोगों को रोजगार इसमें मिला हुआ है। कहने की बात यह है कि ऑलमोस्ट 40% पीपल आर एंगेजिंग इन इट, ठीक है ना। टोटल इंडस्ट्री में जितने भी लोग लगे हैं तो देखने को मिलता है 40 to 45% लोग स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइज यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में लगे हुए हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है। और दूसरी बात ये भी होती है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए बहुत बड़े लैंड की आवश्यकता नहीं होती है, एक बहुत बड़े फंड की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसको स्टैब्लिश करना इज टू ईजी एज कम्पेयर टू द बिगर इंडस्ट्रीज। इसी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस इंडिया जैसी कंट्री के लिए काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने ब्रेन में आपको लेके चलना है जब आप एग्जाम में अपीयर हो रहे होंगे, ठीक है।
Small scale industry is defined as a unit having a fixed investment of less than 10 crore with a turnover of 50 करोड़। मतलब इसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम और इसका जो टर्नओवर 50 करोड़ से कम होगा तो इसको आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काउंट करेंगे। तो ऐसी इंडस्ट्रीज की इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा है जो इस आंकड़े को टच करती हैं, इसी वजह से देखने को मिलता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है आपको। अब आता है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। अब देखो, इंटरनेशनल ट्रेड दो चीज की तरफ इंडिकेट करता है, आपके एक्सपोर्ट और आपके इंपोर्ट। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड में या तो आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हो या फिर आप इंपोर्ट कर रहे होते हो, और इन दोनों के थ्रू ही एक ट्रेड हो रहा होता है। और जितनी भी कंट्री होती हैं वर्ल्ड में, वो अपने ट्रेड को बैलेंस करना चाहती हैं या फिर सरप्लस गेन करना चाहती हैं। डेफिसिट में कोई रहना नहीं चाहता, घाटे में कोई रहना नहीं चाहता, व्यापार करना चाहते हो फायदे के लिए। ठीक है, तो किस तरीके से अपने ट्रेड को आप मैक्सिमाइज करेंगे, किस तरीके से अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, ये काफी बिगर कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे निकल के आता है। तो पढ़ते हैं। इट रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना काफी इंपॉर्टेंट है। आपकी जो लोकल मार्केट्स हैं उनको बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करते रहेंगे और आपकी लोकल मार्केट खत्म होती रहेगी तो देखने को मिलेगा यहाँ पे लोग बेरोजगार होते चले जाएंगे। ठीक है, और गवर्नमेंट का काम क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना, ना कि उन्हें डिस्ट्रॉय करना। इसी वजह से लोकल मार्केट को बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है सरकार की, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। ठीक है, सो डोमेस्टिक मार्केट फॉर द फॉरेन गुड इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू हाई इंपोर्ट ड्यूटी। अब इसी को इंपोर्ट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर हैवी ड्यूटीज लगाते हैं ताकि अपनी खुद की मार्केट को बचा सके, ताकि अपने खुद के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो डिमांड है उसको बरकरार रखा जा सके, ताकि आपके जो लोकल पीपल हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यही हमारी प्राथमिकता रहती है, गवर्नमेंट कॉल इट। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, हो सकता है घुमा के आपसे पूछ ले। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपके। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो डेफिनेटली आप कैसे भी आंसर बड़े आराम से लिख पाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। लैंड रिफॉर्म have played a significant role in transforming Indian agriculture. How? देखो, लैंड रिफॉर्म करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल अगर देखें, ब्रिटिशर्स के टाइम पे लैंड रिफॉर्म इतने नहीं हुए। ठीक है, जनरली उन्होंने कमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मिंग किया था, जिसके थ्रू देखने को मिला फूड क्रॉप्स कम हो गए थे और फेमाइन जैसी सिचुएशंस बढ़ी थी। ठीक है, लोग बहुत ज्यादा भूख से मरे। बंगाल का फेमाइन आपको याद होगा, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो कहने का मतलब क्या, लैंड रिफॉर्म किया कमर्शलाइजेशन के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को गेन करने के लिए। इवन इसका बैड इंपैक्ट ये पड़ा कि फूड क्रॉप्स के ऊपर आपको कमी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये तो हमने ब्रिटिशर्स की बात की। अब हम बात करें अपनी गवर्नमेंट की, उन्होंने किस तरीके से लैंड रिफॉर्म किया, उसके क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिले। अब क्या है, जनरली हम कमर्शलाइजेशन को भी प्रमोट करते हैं, फूड क्रॉप्स को भी प्रमोट करते हैं। इसी वजह से बैलेंस को लेकर चलना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। ठीक है, पॉपुलेशन जब बहुत बड़ी है तो उनके खाद्य पदार्थ जो कि फूड कंपोनेंट्स हैं उनको भी होना बहुत जरूरी है। जब फूड कंपोनेंट्स होंगे तो क्या होगा, सभी लोग हेल्दी रहेंगे, खाने की कोई कमी नहीं होगी, आपको बाहर से इंपोर्ट करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी आपको समझते हुए चलना है। सो देखने को मिलता है कुछ कुछ हमने क्या लिए, डिसीजंस लिए हैं। तो 5 डिसीजंस को मैं फटाफट पढ़ देता हूँ। कॉन्फॉर्मेंस ऑफ ओनरशिप राइट ऑन द टिलर ऑफ द सॉइल। कहने का मतलब ये है कि जो फार्मर्स है, जो टिलर्स है, उसके राइट होने चाहिए वहां पर। ठीक है ना, फार्म के ऊपर, लैंड के ऊपर उसके राइट्स होने चाहिए। रेगुलेशन ऑफ रेंट, कितना वो सरकार को पे करेगा। पे करने का मतलब ये है कि जनरली जब मंडी में जाके सामान बेचेगा तो कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से सरकार उसके सामान को खरीदेगी, क्या उसके पास बार्गेनिंग पावर होगी कि नहीं होगी। इस तरीके से कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स है, किस तरीके से पूरी की पूरी अपनी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, अपने पूरे के पूरे लैंड को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकता है, किस तरीके से उसमें और प्रोडक्शन के लिए विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी क्या क्या चेंजेस कर सकता है। ठीक है, सीलिंग ऑन लॉन होल्डिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड एंड कॉर्पोरेटिव फार्मिंग। ये सारे के सारे जो हमने भी पॉइंट्स पढ़े हैं ये काफी इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। किस चीज के लिए ये लैंड रिफॉर्म के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए ये वो कदम है जिसकी वजह से प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ी और किसानों की पर कैपिटा इनकम शुड बी इंक्रीज। ये पांचों के पांचों आपको लर्न करने पड़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, these reform has certainly brought about the transformation in the Indian agriculture, particularly the revolution of intermediate and confront of the ownership। और कहने का मतलब क्या, जो बिचौलिए होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं, उनको हटा दिया गया। किसान और सरकार के बीच में अब कोई भी नहीं होगा, इस साथ में। ठीक है, किसान
और सरकार साथ मिलकर अब क्या करेंगे, काम करेंगे। बिचौलियों की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे इंटरमीडिएट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो एंड conferment of ownership right on the tillers have lead in stability of the farming as an occupation. Redistribution of land has been promoted equity. अब क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इसलिए है कि जनरली जिसके पास लैंड नहीं है या फिर बहुत कम लैंड है, तो किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ लैंड रिफॉर्म, विद द हेल्प ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन, सबको रिसोर्सेज का कुछ कुछ हिस्सा दिया जा सकता है, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वेल्थ में भी डाइवर्सिटी है, इसी वजह से सभी को एक साथ लेके चलना सोसाइटी में काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, पांचों के पांचों पॉइंट्स आपको लर्न रखने हैं। कॉर्पोरेटिव फार्मिंग क्या होता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा। सीलिंग ऑफ द लैंड होल्डिंग एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ द सरप्लस एंड गेन, ये भी हमने पढ़ा है। सारे के सारे पॉइंट्स को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया है। अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, डेफिनेटली 5 नंबर में आने के पूरे चांसेस आपके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपके पास, एक्सप्लेन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द ग्रोथ ऑफ प्रोसेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब क्या है, किस तरीके से इंपॉर्टेंस निकल के आती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री की और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। और आपको ये याद रखना है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, इंपॉर्टेंस दोनों की बराबर ही होती है, दोनों इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट हैं। गॉट इट। तो पहले देखते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्री की जनरेट इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड इन द इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट आपका निकल के आता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री रिड्यूस द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और इसी की वजह से ये देखने को मिलता है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं इनके ऊपर इतना फोकस अब नहीं कर पाते, ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में ज़्यादा फंड लगता है, मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट होते हैं। थर्ड पॉइंट आपका निकल के आता है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रमोट हाई एंड टेक्नोलॉजी विच राइजेज एफिशिएंसी। अब क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ती है, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाती है। फोर्थ पॉइंट है आपका, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जनरेटेड इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अब क्या है, जनरली आपका क्या है, जो स्पीड है इकोनॉमी की वो इंक्रीज होती है, ठीक है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री जनरेटेड इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल, कहने का मतलब ये है कि आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज होती है, जो एक तरीके से प्रोडक्शन का लेवल है वो बढ़ता है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो बढ़ते हैं, एम्प्लॉयमेंट के साधन बढ़ते चले जाते हैं। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, आपका निकल के आता है। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज देखते हैं। पहला पॉइंट आता है आपके सामने, इट जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट इज अ लेबर इंटेंसिव। कहने का मतलब ये है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ज़्यादा लोग कार्यरत होते हैं एज कम्पेयर टू द बिगर इंडस्ट्रीज। पहला पॉइंट आपको याद रखना है। सेकंड है, इस प्रमोट बैलेंस्ड ग्रोथ। इट प्रमोट बैलेंस्ड ग्रोथ एज इट शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा फंड्स की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है, और दूसरी की बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगे हों तो सोसाइटी में एक तरीके से आपको बैलेंस देखने को मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। थर्ड पॉइंट आता है आपका, इट्स प्रमोट इक्विटी एज इट मिनिमाइज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। गॉट इट। इट प्रमोट इक्विटी एज मिनिमाइज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। कहने का मतलब क्या है, पूरी की पूरी सोसाइटी में आपको एक समानता देखने को मिलेगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो आगे बढ़ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। सारे के सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आपको आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका निकल के आता है, ये भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका, हाउ हैज द स्विफ्ट फ्रॉम इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी टू आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी। मतलब इनवर्ड क्या है और आउटवर्ड क्या हो, किस तरीके से नैप जो आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज का एरा है उसने किस तरीके से आपको चेंजेस करने को दिए। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा आपको देखने में, बट डरना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं आपको यूं ही समझा देता हूं। पहला क्या है, इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजीज में देखने को मिलता है आपको कि किस तरीके से लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, और आउटवर्ड में ये देखा जाता है किस तरीके से आप अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे, ठीक है। लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना है आपको, और जो लोग काम में लगे हुए उनको उसी काम में लगे रहने देना, ताकि जो जॉब्स हैं वो बनी रहें। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ेंगी, जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ेंगी तो भी एम्प्लॉयमेंट के साधन बढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये, विद द हेल्प ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनी लोकल मार्केट को बचा के रखना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से सामान बाहर बेच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के साधन क्रिएट हो। और ये भी होता है किस तरीके से आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आपका FDI होता है उसको किस तरीके से आप क्या करेंगे, अपनी कंट्री तक लेके आएंगे, अपनी स्टेट तक लेके आएंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट तक लेके आएंगे। इसके ऊपर भी फोकस करना काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को समझना, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके जब दिमाग में होंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर अपने आप
अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजीज में आप जनरली क्या कर रहे हो, अपने लोकल मार्केट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आउटवर्ड से अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और इस एरा में किस तरीके से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक है, और इसमें ये भी है, दिस लीड टू नोटिसेबल राइज इन एक्सपोर्ट्स, अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना विद द हेल्प ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। हाउएवर दिस राइज हैज नॉट बीन एब्सोल्युटली सिग्निफिकेंट टू कॉज एनी ड्रामेटिकल शिफ्ट इन इंडियन जीडीपी ग्रोथ। और जनरली क्या है, विद द हेल्प ऑफ दैट आपको जीडीपी ग्रोथ रेट में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। दिस राइज हैज नॉट बीन एब्सोल्युटली सिग्निफिकेंट टू कॉज एनी ड्रामेटिक शिफ्ट इन इंडियंस जीडीपी ग्रोथ। बट क्या है कि जब इस तरीके की सिचुएशंस में जो गवर्नमेंट होती है, काम कर रही होती है किसी भी सेक्टर में, तो आपको इकोनॉमी बढ़ती हुई दिखाई तो देती है, लेकिन देखने को ये मिलता है कि इसी इकोनॉमिक ग्रोथ में जो लोग होते हैं वो सारे के सारे एक साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ पाते। इस पर थोड़ा सा फोकस करने की हमें यहाँ पे ज़रूरत दिखाई देती है। आई होप आपको समझ आया होगा। और ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, प्लीज़ इसमें ज्वाइन होइए, आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।